गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो बेटा, आज हम कक्षा 9वीं की जो क्षितिज नाम की किताब है उसे पढ़ेंगे। और उस क्षितिज नाम की किताब का पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा। और ये दो बैलों की कथा एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई। ठीक है बेटा, चलो अब मैं एक बार आपके कोर्स की बात फिर बताऊं तो बेटा हमने कृतिका भाग 1, ठीक है ना, जो आपकी 9th क्लास में लगाई हुई है, और उसी का दूसरा भाग यानी कि कृतिका भाग 2 वो आपके 10th क्लास में लगाया हुआ है। तो कृतिका भाग 1 में हम लोगों ने मेरे संग की औरतें, ठीक है, एक चैप्टर ये पढ़ा। आपको अच्छे से पता है बेटा, ये मृदुला गर्ग का रीढ़ की हड्डी वर्नेक्ट पहले था जो एकांकी थी, हमने वो पढ़ा। तीसरा हमने पढ़ा माटी वाली, विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखित माटी वाली पढ़ा। अब आप कुछ बच्चे जिनके पास ही किताब है वो थोड़ा सा सस्पेंस में आ गए, क्या कि मैडम इसमें एक जल प्रलय में, ठीक है ना, इस जल प्रलय में इस बुक का तो फर्स्ट चैप्टर यही है। कुछ बच्चों का कॉल भी आया मेरे पास, बेटा इस जल प्रलय में ये केवल पढ़ने के लिए है, ठीक है ना बेटा, एक रिपोर्टाज है जो पढ़ने के लिए लगाया हुआ है आपके बुक में। ये परीक्षा में इससे रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये जब खाली टाइम होगा ना तब कैसे बाढ़ वगैरह का वर्णन, रिपोर्ट आज क्या होता है, उसमें ये क्या सब पढ़ाया जाता है, वो हम आपको वैसे बता देंगे। एक तो फर्स्ट चैप्टर हो गया ये, एक है बेटा लास्ट चैप्टर किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। मतलब कृतिका का फर्स्ट चैप्टर और कृतिका का ही लास्ट चैप्टर आपके कोर्स में नहीं लगाया हुआ। बीच के जो 3 चैप्टर हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी और माटी वाली, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, अच्छा ये तो कृतिका की बात हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि कृतिका भाग 1 जो 9th क्लास की पूरक पाठ्य पुस्तक है वो आपकी खत्म हो चुकी है। ठीक, चलो अब बात करते हैं दूसरी किताब की जो मैं आज आपको स्टार्ट करवाने चाह रही हूँ। वो है क्षितिज भाग 1 और इसी का भाग 2 यानी कि क्षितिज भाग 2 आपके 10th क्लास में चलता है। और क्षितिज भाग 1 में आपके इस यूटी सेकंड में कौन कौन सी चैप्टर आ रहे हैं, इन चैप्टर्स के बारे में एक बार चर्चा करती हूँ मैं आपको। बेटा एक आपके आएगा दो बैलों की कथा। क्षितिज का जो पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी है, एक आपके यूटी में ये चैप्टर आ रहा है। दूसरा है बेटा लहासा की ओर, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा हुआ एक यात्रा वृत्तांत है। मतलब हम कोई विजिट करके आए और फिर उसका जिक्र करें, लिखें अपनी लेखनी से, तो वो यात्रा वृत्तांत होता है। मैं जब पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी बहुत अच्छे से। वो राहुल सांकृत्यायन का एक वो आएगा। तीसरा एक आएगा बेटा चैप्टर है आपके, वो थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब इसी बुक का जो 3rd चैप्टर है वो थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो रहा है बेटा। हाँ वो तीन चैप्टर हैं आपके, ये 3 चैप्टर आएंगे। फिर आता है ग्रामर, ठीक है। तीसरा जो हमारे ग्रामर है बेटा, ग्रामर के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स लगाए हुए हैं आपके यूटी सेकंड के लिए। और यूटी सेकंड में ग्रामर के कौन से टॉपिक आएंगे बेटा? प्रत्यय और उपसर्ग तो आपका आ लिया फर्स्ट यूटी में। अब आता है समास, ठीक है, जो इस यूटी में आने वाला है और ये हमारा हो चुका। एक बार मैं रिवीजन करवा दूंगी समास का एक जूम क्लास के थ्रू, ठीक है। दूसरा आएगा बेटा अलंकार, ये हमारे लिए नया टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से अपने हिसाब से, जैसे हम दूसरे जो स्टोरीज वगैरह पढ़ते आए हैं वैसे, ठीक है। तो एक बार मैंने आपको फिर से हमारे कोर्स से रूबरू करवाया। चलो अब हम पढ़ते हैं दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी जो क्षितिज के गद्य खंड में रचित है। देखो बेटा अब मैं बताती हूँ, हमारी जो क्षितिज नाम की किताब है उसके 2 पोर्शन है। कितने पोर्शन है? 2। एक है काव्य खंड और एक है गद्य खंड। पहला जो है वो गद्य खंड है, दूसरा जो है वो काव्य खंड है। काव्य का मतलब होता है कविताएं, कैसे काव्य कैसे कविता, याद रख लेना ऐसे, ठीक है। यानी कि कविताओं वाले जो पोर्शन है उसको पद्य खंड,
काव्यखंड कह दो या पद्य भाग कह दो। पद्य पंक्तियां, पंक्तियां किस में होते हैं भाई, कवि पंक्तियां करता है ना, कवि कवि पंक्तियां, पद्यांश, पद्यखंड, काव्यखंड, ये एक ही शब्द के पर्यायवाची है। तो वो दूसरा वाला पोर्शन है। एक होता है गद्य खंड, गद्य भाग कह दो, ठीक है ना। ये गद्य खंड में कहानी, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, एकांकी, ये सब होते हैं। अभी हमने गद्य खंड के ही, कृतिका में टोटल गद्य खंड ही है, उसमें पद्य खंड नहीं है, पद्य का कोई पोर्शन उसमें नहीं लगाया हुआ कृतिका में। तो हमने जो 3 चैप्टर पढ़े थे ना, वो गद्य विधा में ही लिखे हुए हैं, ठीक है ना, मतलब स्टोरी की तरह। अच्छा, अब बात आती है प्रेमचंद के 2 बैलों की कथा कहानी की। अब देखो बेटा, मैं आपसे, देखो किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब आपने जब 9वीं कक्षा 8वीं कक्षा तक पढ़ा तो उसमें क्वेश्चंस डायरेक्टली आते थे बेटा, ठीक है, कि 2 बैलों की कथा कहानी में 2 बैल कौन थे, वो क्या चाहते थे, उनके मालिक ने उन्हें कैसे पाला पोसा था, ठीक है, जब वो कैद में आ गए तो उन्होंने क्या किया। इस टाइप के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते थे। क्यों? वो एज फैक्टर काम करता है आपकी एज के अकॉर्डिंग। अब बात जब 9th 10th की जाए तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि रटी रटाई चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो 9वीं और 10वीं कक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब वो इनडायरेक्ट क्या होता है मैडम, ये भी नहीं समझ में आया तो मैं समझाऊंगी। पहले मैं बता देती हूँ कि 2 बैलों की कथा कहानी है बेटा, इसमें हीरा और मोती नाम के 2 बैल होते हैं, ठीक है। हीरा और मोती में बहुत पक्की दोस्ती होती है, वो स्वाभिमानी भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, प्लस उनमें मतलब एक मित्रता की भावना भी है, नारी जाति के प्रति दोनों बैलों में सम्मान की भावना भी है, और मालिक के प्रति वफादारी भी दिखाते हैं वो दोनों बैल। चलो ये हो गया। अच्छा, दूसरा, हीरा और मोती अपने मालिक के पास बड़े खुशी खुशी रहते हैं। इनके मालिक का नाम होता है झूरी, ठीक है ना, झूरी नाम होता है इनके मालिक का। और वो मालिक भी अपने बैलों से बेतनहा प्यार, मतलब बेहिसाब प्यार करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बार क्या होता है, जो झूरी होता है, झूरी नाम का जो किसान होता है जिसके दोनों बैल होते हैं, वो झूरी का साला जिसका नाम होता है गया, उसको अपनी फसल की बुआई और जुताई के लिए एक्स्ट्रा पशुओं की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करता है, वो अपने जीजा के दोनों बैलों को ले जाने की सोचता है कि क्यों ना मैं उन्हें ले जाऊं, हीरा और मोती को। हीरा और मोती रास्ते में ही तुड़वा तुड़ू के भाग जाते हैं। गया वापस उनको फिर लेके जाता है। मतलब एक तरह से अपने मालिक के प्रति वो इतने वफादार हैं और अपने मालिक से अलग होकर वो रहने की सोच भी नहीं सकते। तो एक विद्रोह भी आएगा इसमें बेटा। फिर क्या होता है बेटा, वहाँ दोबारा जब वो लेके जाते हैं तो उन्हें मोटे रस्सों से बांध दिया जाता है, और उन मोटे रस्सों को खोलने में एक गया की लड़की होती है जिसकी सौतेली माँ आ चुकी है, गया की जो पहली पत्नी होती है उसकी लड़की होती है, वो उनको वहाँ से आज़ाद कराने में मदद करती है। और वो वापस खुशी खुशी आ रहे होते हैं, रास्ते में क्या होता है, वो रास्ता भटक जाते हैं, ठीक है। और एक मटर के खेत में, जो कि पानी दिया हुआ खेत था, जिसमें पानी दिया हुआ था, उस खेत में मोती फंस जाता है। हीरा निकल जाता है लेकिन मोती फंस जाता है। मोती को मुसीबत में देखकर हीरा वहाँ से भागता नहीं, बल्कि ये शब्द कहता है कि भाई जिएंगे तो साथ और मरेंगे साथ, मतलब मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता। तो दोनों फंस जाते हैं बेटा। अब दोनों को पकड़ लिया जाता है और ले जाकर मवेशी खाने में कैद कर दिया जाता है। कांजी होश जिसे कहते हैं, मवेशी खाना जिसे कहते हैं। मवेशी खाना जहाँ आवारा पशुओं को रखा जाता है और उनकी बोली लगाई जाती है, मतलब बेच दिया जाता है भाई, फिर चाहे उसको खरीदने वाला काट फाट करे उस पशु की, या फिर अपनी जुताई बुआई में काम ले या बोझा ढोने में काम ले, कुछ भी करे, मतलब वहाँ उनकी बोली लगाई जाती है कि भाई ये पशु कितने में कौन खरीदेगा, इस टाइप से। अब वहाँ जब हीरा और मोती मवेशी खाने में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, वहाँ दूसरे पशु भी बड़े मतलब
इतने कमज़ोर कि कभी भी उनकी जान चली जाए, ऐसी कंडीशन में पाए जाते हैं। कुछ बकरियां होती हैं, भेड़ होती है, भैंस होती है, बेटा घोड़ी होती है, गधा होता है, गधे भी होते हैं। इस टाइप के बहुत से आवारा पशु और भी हैं उस मवेशी खाने में। अब हीरा और मोती वहाँ क्या सोचते हैं कि भाई अगर हम मिलजुल कर संघर्ष करें और इस कांजी होश यानी कि मवेशी खाना कांजी होश की दीवार को गिरा दें तो हम चाहे ना बचें, लेकिन हमारी वजह से ये दूसरे जो निरीह प्राणी हैं ये बच जाएंगे और आज़ाद होने पर कहीं ना कहीं ये हमें याद करेंगे। तो देखो बेटा, इसमें हर एक बात के पीछे मैसेज छुपा हुआ है। उस मैसेज से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वो बेटा दूसरे पशु जो होते हैं वो तो कांजी होश में से भाग जाते हैं, लेकिन हीरा और मोती पकड़े वहाँ भी वो एक दूसरे को अगर चाहता तो मोती वहाँ से भाग सकता था, केवल हीरा फंसा था। लेकिन मोती ने कहा कि मुझे तूने इतना मतलब वो समझ रखा है क्या कि तुझे वो मुसीबत में छोड़कर मैं चला जाऊं, इतना खुदगर्ज तो मैं भी नहीं हूँ, तो तूने क्या मुझे खुदगर्ज समझा हुआ है। अच्छा, तो वो नहीं भागता छोड़कर उसको। अब होता क्या है बेटा कि उनकी बोली लगाई जाती है और एक दड़ियल आदमी उनको खरीद लेता है। किसको? हीरा और मोती को। कांजी होश में उनकी बोली लगाई जाती है और एक दड़ियल आदमी उनको खरीद लेता है। और खरीदते खरीदते जब वो घर ले जाता है तो दोनों जब उन्हें पता चलता है कि ये तो हमारे मालिक का जिधर घर है ना वही रास्ता है, तो दोनों उस दड़ियल से छुटकारा पाकर जूरी के घर के आगे खड़े हो जाते हैं। और फिर जूरी और उनकी सब कैसे अपने बैलों की रक्षा करता है, दड़ियल आदमी को भगा देता है। गांव के दूसरे जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं और दूसरे लोग हैं, वो कैसे उनको शाबाशी देते हैं हीरा और मोती को। बस ये इस स्टोरी का एंड है यहाँ पे। अब देखो प्रश्न क्या आते हैं बेटा, इसमें कुछ मैसेज है। देखो बेटा, एज के अकॉर्डिंग NCERT CBSE जैसे भी हो, और बेटा एक तरह से राइटर आप लोगों तक हर चैप्टर के माध्यम से कोई ना कोई मैसेज जरूर छोड़ना चाहता है। मतलब भाई किस कथन के माध्यम से लेखक या कवि आपको क्या सिखाना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, वो संदेश मायने रखता है। तो उस संदेश को ध्यान में रखकर चैप्टर पढ़ेंगे। अब हर एक स्टंजा में, हर एक पहरे में एक मैसेज छुपा हुआ है। पहला ही पहरा आता है इस चैप्टर का जिसमें गधे की क्वालिटी बताई गई है और गाय की। अब आप मुझे तो ये बताओ कि गाय में अच्छी क्वालिटीज होती हैं या गधे में, बताओ बेटा। अगर देखा जाए तो गधे में अच्छी क्वालिटी पाई गई है बजाय गाय की। क्यों? गधा कभी आपने देखो ये तो सुना होगा, गाय ने मार लिया, गाय ने सींग की मारी, गाय ने लात की मारी। कभी सुना है गधे ने लात की मारी, गधे ने सींग की मारी? नहीं सुना। तो मतलब गधा शरीफ। दूसरा, गाय तो खाने के लिए नखरे करे, लेकिन गधे के सामने जैसा रूखा सूखा आप डाल दो, लेखक ने बताई है इस चीज को कि वो बेचारा कभी विद्रोह की दृष्टि से नहीं देखता। कौन? गधा। गधा कभी भी विद्रोह की दृष्टि से नहीं देखता। लेकिन जब बात गुणों की आती है तो गाय को गुणों की खान माना जाता है और गधे के गुणों का निरादर किया जाता है, उसे मूर्खता का पर्याय माना जाता है। बेटा यहाँ भी राइटर समाज को एक संदेश देना चाहता है इस स्टोरी के माध्यम से। क्यों? बेटा प्रेमचंद की अगर बात करी जाए तो प्रेमचंद एक महान देशभक्त राइटर थे। कैसे? इन्होंने देशभक्ति से परिपूर्ण अनेक रचनाएं लिखी। समाज का जीता जागता कच्चा चिट्ठा है इनकी रचनाओं में। क्यों? बेटा 1880 में जन्म हुआ था इनका बनारस के लम्बी गांव में। 1880 की बात करें तो उस समय हमारा देश परतंत्र था, गुलाम था, और उस गुलाम भारत को ऐसी सोच की और ऐसी सीख की, ऐसी शिक्षा की जरूरत थी
कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि किस तरीके से अंग्रेज लोग तुम्हारे क्वालिटीज़ का निरादर कर रहे हैं, तुम्हारे गुणों का अपमान किया जा रहा है, तुम्हारा शोषण किया जा रहा है, जैसे एक गधे का किया जाता है। मतलब हे भारत के नागरिकों, जागो, उठो और समझो इन अंग्रेजों की चालाकियों को कि ये तुम्हें गधे की तरह मूर्ख बनाकर लूटते ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीयों को अवेयर करना चाहते थे इस कहानी के माध्यम से। दूसरा, इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज ये है बेटा कि आज़ादी ऐसे ही नहीं मिलती, आज़ादी बैठे बिठाए नहीं मिलती, आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्यों भाई? हीरा और मोती कांजी होश में और एक तरह से गया के घर से जब भागे थे तो क्या ऐसे ही भाग लिए थे? उन्होंने संघर्ष किया था ना, और संघर्ष का फल हमेशा अच्छा ही होता है। संघर्ष अगर करोगे, जागरूक अगर हो आप और आपके अंदर राष्ट्रीयता की भावना अगर है, तो एक दिन आप जरूर सक्सेस होगे, मतलब सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो जैसे हीरा और मोती को मिली, और उन्होंने भी आज़ादी के लिए संघर्ष किया। भाई कांजी होश से आज़ाद होना चाहते थे ना वो, और आज़ादी के लिए बेटा बलिदान भी बहुत ज़रूरी है। देखो हीरा और मोती ने सोच लिया था ना कि हम बलिदान हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे जो दूसरे निरीह प्राणी है, साथी प्राणी है ना, ये तो बच जाएंगे कांजी होश से। तो सबसे बड़ी बात है जो इस चैप्टर की, वो ये है कि इस चैप्टर के माध्यम से लेखक हमें राष्ट्रीयता का संदेश देना चाहता है। भाई उस टाइम पीरियड की जरूरत थी ये कि लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जगाया जाए, ताकि वो देश के लिए कुछ कर गुजरने की सोचें और अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ें। और ऐसी सोच, अब ये डायरेक्ट तो कह नहीं सकते थे भाई अंग्रेज इनको पकड़ के जेल में बंद कर देते, वैसे भी बेचारे कई बार जेल में गए थे मुंशी प्रेमचंद। फिर इन्होंने नाम बदल कर ये लिखने लगे, और लिख कर फिर ये ऐसी राष्ट्रीयता से जो भरी हुई रचनाएं लिखी इन्होंने कि जनता ने उन्हें पढ़ा और देश की जो वास्तविक कंडीशन है उसको उन्होंने समझा, और समझ कर मतलब देश की आज़ादी में उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई। तो बेटा हमारे हिंदी के जितने भी कवि और लेखक हुए हैं ना, उनका भी देश की आज़ादी में अपने तरीके से योगदान रहा है। उनकी रचनाओं को पढ़कर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पनपी, वो जागरूक हुए और देश को स्वाधीन कराने की उन्होंने मन में ठानी। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता के आंदोलन में और देश को आज़ाद कराने में इन लेखकों और कवियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी सबसे बड़ा जो संदेश है वो है आज़ादी का, कि आज़ादी बैठे बिठाए नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हीरा, अब ये तो जानवरों के थ्रू मतलब इनडायरेक्टली संदेश देती है बेटा। डायरेक्टली तो हम देखेंगे हीरा और मोती की सिंपल सी एक स्टोरी है, एक कहानी है, लेकिन इस कहानी के पीछे छुपे हुए लेखक के उद्देश्य को, लेखक का जो मैसेज है इस कहानी के पीछे आप लोगों को देने का, उसको समझो बेटा। हर एक कैरेक्टर से वो एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं आप लोगों तक। तो आप देखो, एक सबसे पहला तो ये है कि हमें सीधे और सरल बनकर नहीं रहना चाहिए। जहां हमारे हक का और हमारे स्वभाव का, एक तरह से हमारे गुणों का निरादर किया जाए, वहां हमें डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। क्यों भाई? भारतीयों के स्वभाव का भी तो एक तरह से नाजायज, भारतीयों की क्वालिटी का, उनके गुणों का, उनके स्वभाव का कह दो, एक तरह से अंग्रेजों ने नाजायज फायदा ही तो उठाया था। उन्होंने देख लिया भारतीय लोग तो बड़े सीधे सरल स्वभाव के हैं, और सीधा और सरल स्वभाव फिर किसके ऊपर ही हावी हुआ? ये इनके भारतीयों के खुद के ऊपर ही हावी हुआ, और अंग्रेजों ने इनकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए, इनके सीधे और सरल स्वभाव का फायदा उठाते हुए इन्हें गुलाम बना लिया। तो कहीं ना कहीं सीधा और सरल स्वभाव हमेशा हमें रखना भी नहीं चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति हमें अलर्ट रहना चाहिए। पहला संदेश। दूसरा संदेश बेटा, इसमें हीरा और मोती औरत जात के सम्मान की बात करते हैं। इस चैप्टर में एक जगह गया जब इनको पकड़ के लेकर गया था ना, तो गया की जो पत्नी जब भी भाग आया था, तो गया की पत्नी इनको अच्छा खाना नहीं देती थी, इन पर जुल्म ढाने लग गई थी।
तो मोती ने कहा कहो तो मैं इसको सींग पे उठाकर फेंक दूं। तो हीरा कहता है नहीं, ये हमारा धर्म नहीं है, औरत जात पर सींग नहीं चलाना चाहिए। तो उस समय के समाज में औरत को मतलब सम्मान के साथ देखा जाता था और उसकी इज्जत की जाती थी। इस टाइप का मैसेज भी है इसमें। तीसरा बेटा एक किसान का अपने पशुओं के प्रति अटूट प्रेम दिखता है। जैसे जूरी का हीरा और मोती से अटूट प्रेम है। प्लस ऐसा नहीं है किसान अपने पशुओं से प्रेम करता है तो पशु उन्हें बदले में कुछ नहीं देते, बेटा देते हैं। वो पूरी अपने मालिक के प्रति पशु की वफादारी दिखाई गई है। और अपने मालिक जब उनका मालिक जब किसी मुसीबत में हो तो किस प्रकार से वो उनकी हेल्प करते हैं, हर काम में भी और वैसे भी, तो वो सब भी दिखाया गया है। तीसरा मैसेज क्या है बेटा? देखो, पहला मैसेज इस चैप्टर में आज़ादी। दूसरा मैसेज इसमें बेटा गुणों का निरादर, तो हमें हिसाब से रहना चाहिए। तीसरा मैसेज इसमें नारी जाति का सम्मान। चौथा है किसान का अपने पशु से अटूट प्रेम, बदले में पशुओं के अंदर स्वाभिमान की भावना और स्वामी भक्ति की भावना, वो दिखाया गया है। तीसरा है बेटा इसमें नारी जाति का सम्मान। और पांचवा है इसमें मित्रता। वो हीरा और मोती एक दूसरे, मित्र क्या होता है, मित्र की परिभाषा क्या होती है? भाई अपने मित्र को कभी भी मुसीबत में देखकर उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। और ऐसा ही किया था हीरा और मोती ने। जब कोई भी हीरा और मोती में से जब कोई भी मुसीबत में होता तो दूसरा उसकी सहायता के लिए खड़ा तैयार रहता। तो कहीं ना कहीं सच्ची मित्रता का जो मैसेज है वो भी इस चैप्टर में इनडायरेक्टली छुपा हुआ है। अब इनडायरेक्टली इस चैप्टर के जो 5-6 मैसेज थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। चलो ठीक है बेटा, और आपकी इस चैप्टर की आप लोगों को समरी भी बता दी। अब हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की। देखो बेटा, मुंशी प्रेमचंद जी 1880 में जन्मे थे और इनका जन्म बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। बेटा इनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था, मतलब बचपन का नाम जिसे हम कहते हैं ना, इनके बचपन का नाम धनपत राय था। ठीक है, गरीब परिवार से थे बेचारे, बड़े अभाव में इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। दूसरी बात बेटा, ये उर्दू में लिखते थे, हिंदी के राइटर नहीं है मुंशी प्रेमचंद, मूलतः ये उर्दू के राइटर हैं। लेकिन 1907 की बात है। 1907 में इनकी एक रचना थी सोजे वतन। सोजेन वतन मतलब ये राष्ट्रीयता से परिपूर्ण रचनाएं लिखते थे, मतलब देश को जागरूक करने के लिए ये बहुत सी रचनाएं लिखते थे। तो अंग्रेज इनके खिलाफ हो गए थे। क्यों भाई? इनकी रचनाओं को पढ़कर लोग अवेयर होते और देश को आज़ाद कराने के लिए वो संघर्ष करने लग गए। तो अब अंग्रेजों के लिए खतरे की बात थी। अब उन्होंने क्या किया, इनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया और इनकी जो रचना थी ना सोजे वतन, उसको जब्त कर लिया, मतलब उसको पब्लिश होने ही नहीं दिया बेचारा। अब ये इन्होंने तो ठान रखी थी कि मैं बहादुर सिपाही ना सही, लेकिन मैं एक अच्छा साहित्यकार बनकर देश की जनता को तो अवेयर कर सकता हूँ, उसमें राष्ट्रीयता की भावना तो अपनी रचनाओं के माध्यम से जगा सकता हूँ। तो इसने क्या किया, अपना नाम बदल लिया। और नाम क्या रख लिया इसने अपना? प्रेमचंद। क्या नाम रख लिया? प्रेमचंद। अब प्रेमचंद नाम से बेटा ये समाज को अवेयर करने लगा। समाज में जो जाति प्रथा, छुआछूत, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, न जाने कैसी कैसी समस्या, जितनी समाज में समस्याएं थी उन सभी समस्याओं को लेकर लिखने लगे। और सबसे बड़ी उस समय की समस्या थी बेटा परतंत्रता, मतलब गुलामी। अब देश को आज़ाद कराने के लिए भी रचनाएं लिखने लगे। अब बताओ अंग्रेज किसको पकड़ेंगे? भाई इनकी पब्लिश होने लगी प्रेमचंद के नाम से, अंग्रेज किसे पकड़ेंगे? प्रेमचंद को। ठीक है, जब इसको पकड़ने जाएंगे तो अपना नाम क्या बताएगा? ये अपना नाम बताएगा नवाब राय। भाई मेरा नाम तो नवाब राय है, मैं तो उर्दू का राइटर हूँ। आप प्रेमचंद को पकड़ो जो हिंदी के राइटर हैं।
जो आपके खिलाफ लिख रहे हैं। अब अंग्रेज चकरा गए कि भाई इनका असली नाम उनको पता ही नहीं चला, और ऐसे फिर उन्होंने नाम बदलकर हिंदी में प्रेमचंद नाम से बहुत सी रचनाएं लिखी, और 1936 में इनका देहांत हो गया। अब बात आती है बेटा कि इन्हें उपन्यास सम्राट की पदवी दी गई। कौन सी पदवी दी गई? उपन्यास सम्राट। अब क्यों? बेटा इनका एक उपन्यास है गोदान, जो भारतीय कृषक समाज का जीता जागता दस्तावेज है। मतलब भारतीय किसान जो समाज है उसका कच्चा चिट्ठा है। उस टाइम पीरियड में किसान की कैसी दशा थी, जमींदार लोग किस तरीके से उसका शोषण करते थे, इन सब बातों का कच्चा चिट्ठा है। कौन सा उपन्यास? नॉवल है एक, जिसका नाम है गोदान। और उस गोदान को इतनी प्रसिद्धि मिली कि न केवल हिंदी में, दूसरी भाषाओं में भी उसको ट्रांसलेट किया गया पढ़ने के लिए। और उसी उपन्यास के आधार पर, उसी नॉवल के आधार पर इनका नाम रखा गया उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ये तो इनके बारे में थी। तो कहने का मतलब ये होता है बेटा, चैप्टर में क्या होता है? चैप्टर में जो टाइम पीरियड होता है ना, उस टाइम पीरियड की सोच होती है। भी लेखक क्या लिखेगा? भी जैसा समाज सोचेगा, जैसी समाज की विचारधारा होगी, उसी विचारधारा को, उसी सोच को तो राइटर और कवि अपनी रचनाओं में लिखेंगे। तो भाई जब देश परतंत्र था, छुआछूत थी, दहेज प्रथा थी, मतलब एक तरह से राष्ट्रीयता खोती जा रही थी, उस टाइम पीरियड की सोच को ही मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में लिखा है। अब हम इस चैप्टर की छोटी सी समरी, देखो मैंने सब बता दिया है, इस चैप्टर की ये समरी है, इस समरी को एक बार देखेंगे। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज, देखो बेटा मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। आप तो देखो मेरी आवाज को सुना होगा आपने, और इससे कंपेयर करना कि मैंने क्या कुछ नया बताया, क्या कुछ छूट गया। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से, परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली, इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। मैंने कहा भाई सीधे सीधे अगर कहते तो अंग्रेज इनको पकड़ के कारावास में डाल देते। अब इन्होंने पशुओं को माध्यम बनाया और फिर अपनी सोच को जनता तक पहुंचाया कि कैसे ये, जैसे ये पशु आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं, तो ये तो पशु हैं भाई, तुम इंसान होकर क्या आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं कर सकते? तो जनता तक ये अपना मैसेज छोड़ना चाहते थे, और इस कहानी से इन्होंने छोड़ दिया। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। पंचतंत्र की कथा और हितोपदेश, बेटा ये नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन, ये पंचतंत्र विष्णु शर्मा की एक छोटी छोटी कहानियों की किताब है। मतलब इसमें कहानियां तो टोटल है हजारों में है भाई, ध्यान नहीं है। बाकी इसमें नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन से रिलेटेड कहानियां हैं इन दोनों ही किताबों में। ठीक है, तो ये है हमारे इस चैप्टर की पूरी स्टोरी, और कल इसको फटाफट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और आप चाहो तो इसको एक बार खुद भी इसकी रीडिंग लगा सकते हो। कल मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी, पढ़ाते बीच बीच में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सब आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू।